Friends and comrades, ladies and gentlemen, I am happy to present another episode of ADS platform. And today we have a very important guest all the way from Australia, Mr. Anand Dagor, who is an Australian citizen now, but he was born in India and migrated professionally to Australia a few years ago. And he has the enormous experience of both countries, both India and Australia, two large democracies in the world, both social, professional and judicial systems. His experience would inspire many aspirants to go abroad, and it will help them navigate the foreign climate of economic, political, judicial, social and even immigration, all the departments that are associated with people's movement from one country to another. So welcome Mr. Dagor Saab. I'll ask you a few questions, and thank you for finding time to come to a studio and to talk to us. मेरा पहला सवाल होगा कि आप जब गए यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, हमारा बातचीत से पता चला मुझे कि आप बहुत ही नोटेड शेफ थे, यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर शेफ थे और आपको जाने का मौका मिला और प्रोफेशनल माइग्रेशन में आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आप सीधे आपको ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेसिडेंस मिल गया, उसके बाद जो सिटीजनशिप होती है, जो प्रक्रिया होती है, उससे आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए। लेकिन आप ये भी कह रहे थे कि आपका भाई को लाने में सेम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट काफ़ी अड़चने उन्होंने पैदा की थी और काफ़ी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में जो इमिग्रेशन का आपका अनुभव है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर और मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं 1990 में अंडर स्किल्ड माइग्रेशन एज ए शेफ़ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुआ था, डायरेक्ट मेलबर्न, और मुझे वहाँ जाके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो इमिग्रेशन में जो सच ए हाई लेवल ऑफ करप्शन मैंने वहाँ हाईलाइट किया। जो कैंडिडेट जिनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है ना कोई एक्सपीरियंस है, एंड वो लोग एज ए शेफ़ माइग्रेट हो गए। और मैंने अपने आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर को जब उसको स्पॉन्सर किया, ही वॉज ब्लैटेंटली रिफ्यूज्ड कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एंड यू आर नॉट वर्किंग एज ए शेफ़। दैट वाज अ टोटल लाइज। सेम कॉलेज की क्वालिफिकेशन एंड 5 स्टार का एक्सपीरियंस, मतलब जो उनके दिल में आ रहा था, दे आर जस्ट राइटिंग व्हाट दे वांट। एक और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जिनके फाइल पे रिजेक्शन था, योर क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिकग्नाइज्ड एंड यू आर नॉट वर्किंग एज ए शेफ़ इन ए 5 स्टार होटल। ना वो मेरे जो मित्र हैं अनिल भास्कर, वो सेम कॉलेज से हैं, पूसा केटरिंग कॉलेज, 3 years डिप्लोमा, recognized throughout the world. Delhi Centaur was one of the best 5 star in 1982. वो उसमें मेरे साथ एज ए शेफ़ काम करते थे, and he had enough experience to migrate under skilled category. His visa was totally refused without any answer. तो मैं आपको बड़ा क्लियरली और साफ बोल सकता हूँ कि इतना पैसा लूटा गया है इंडिया से जिसका कोई जवाब नहीं है। अब आप इन लोगों से पूछेंगे तो ये लोग कोई केस बोलते रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो बड़ा दुख भरा एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का। इट टुक मी 7 years टू गेट माई ब्रदर माइग्रेटेड। फाइनली ही गॉट हिज वीज़ा, बट 7 साल का मेरा बड़ा मेंटल टॉर्चरस एक एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन के साथ। आपका बातों में काफ़ी दम है और आपका अनुभव जो आप बता रहे हैं, जो एक दुखदायी अनुभव रहा है, इसका मैं रियलाइज कर सकता हूँ। कारण लॉट ऑफ इंडियंस वांट टू गो अब्रॉड, इट्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दे वुड लाइक टू go for a better opportunity and better income, but they face the similar
hurdles in immigrations. And as you pointed out, it didn't occur to me earlier कि भाई ये पैसा जो फीस तो वापस नहीं होता है. Fees Not only non-refundable. Australia, many Western countries they are charging very high fees now, and they don't explain why your visa was refused. They should return the money. And ऐसे cases भी हुए हैं. Government officers जो work senior officers from state governments, their visas have been refused. So it is a kind of a controversial system where a lot of applicants are coming to the immigration for different countries, and they're paying, and yet they are not given a genuine convincing explanation of why their visa was refused. So yeah, thank you for bringing that up, and I think Government of India should look at it and ask that there should be a more rigorous and transparent system of processing visa applications. जी. ऑस्ट्रेलिया में आप जब रहे, आप बता रहे थे कि आपको कुछ एक तो इमिग्रेशन से परेशानी थी और कुछ आपका फैमिली में भी कुछ परेशानी हो गई थी जो यू आर नॉट हैंडल्ड well by the Australian judiciary, and you felt as if they were a bit arbitrary, high-handed and tad racist. जी. तो इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस रहा फैमिली कोर्ट में, क्योंकि फैमिली कोर्ट उसका नाम ऑस्ट्रेलिया में ही या तो कंगारू कोर्ट बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं इट्स ए सर्कस, इट्स नॉट ए कोर्ट. शायद आई बिलीव देयर इज सम इम्प्रूवमेंट एट दिस स्टेज. तो फैमिली कोर्ट का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था कि मेरे जो बच्चे थे, मेरी बड़ी बेटी की कस्टडी बैटल थी. शी वॉज abandoned in India by her own mother, and the mother took her passport back. तो मैंने my father moved into Delhi courts for the child's safety and custody, and at the same time मेरी जो youngest daughter थी, she was residing in mother's care. Now she mentioned some objectionable questions, some serious issues in mother's care, that she is not happy, and it was a matter of actually sexual abuse. तो मैंने वो केस आई हाईलाइटेड दैट इन द फैमिली कोर्ट, और जो मेरा जो केस था वो बहुत, इट वाज अ वेरी क्लियर कट केस. दिल्ली वाली जो बेटी थी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स माय फादर प्रोवाइडेड मी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सबमिट इन द ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स इन मेलबर्न. सारे पेपर इंग्लिश में थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी सैबोटाज मेरे साथ की गई. मैंने अपनी कोर्ट फाइल में एक एंट्री को पकड़ा जो कि दैट सिमिलर हैंडराइटिंग बिलोंग टू दी माय अपोजिशन बैरिस्टर, एंड आई हाईलाइटेड दैट इशू एंड आई रेज्ड माय कंसर्न दैट दिस हैंडराइटिंग मस्ट बी एग्जामिन्ड, कि ये किसने मेरे बिहाफ पे ये एफिडेविट फाइल किया है, जबकि मैंने कभी वो एफिडेविट फाइल नहीं किया था. बट वहाँ से एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई कि जो एक पर्टिकुलर जज थी जो उस हमारे केस के लिए अपॉइंट हुई थी, वही लेडी जज पूरा केस सुनती आ रही थी. अचानक से वो, मैंने जब ऑब्जेक्शन रेज किया, वो फाइल एक जुडिशियल रजिस्ट्रार के सामने आ गई. 2 दिन तक मेरी हियरिंग हुई, जिसने मेरे साथ बहुत ही रेसिस्ट, इल मैनर्ड और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार किया. नॉट ओनली दैट, he made mockery of our all Indian culture. He raised a concern that why my father's letter and all the letters written by Delhi Children's Court are in English. So I answered him straight away that my father is more learned than you. He was a magistrate himself, and he was 2 times master in law graduate. You might not have this qualification. तो वो मेरे से चिढ़ के he mistreated me badly, shouted in court, open court on me, and the word he used against me, bring your toothpaste, I'm sending you to jail next day. I wasn't scared of him. Next day I went back to the court and I submitted a letter in English, clearly written that why
the child is not coming back. There is no jurisdiction of Australian courts over Indian court. They have to respect the decision come by the Indian courts first. Now this guy, Nikakis, he did not believe on anything. Not only that, he was actually racist and he was very blunt in his words. He was trying to save his fellow barrister. So he found me guilty, me and my mother and my father, for the international child abduction. और उसने मुझे 3 महीने के लिए he sentenced me for 3 months in jail. 5 दिन जेल में रहने के बाद when I came back, my news was highlighted everywhere and I was struggling to even see my another daughter. This whole case was a pre-planned conspiracy. सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जो ongoing judge थी, Justice Desu, why she did not put any mark in the court file that Anand, we cannot force Anand to do anything more than asking his father for the child to come back, because she was an ongoing judge, very senior judge, and she let this case go to some other guy after I filed an objection against this barrister. So to me it's all a pre-planned conspiracy. उस time पे I wrote a letter to Justice Nicholson, Chief Justice of Family Court. He covered it up. He lied to me totally. I also wrote to the Attorney General Darren William. He also lied to me. He never gave me any satisfactory answer. Anyway, after I struggled for 8 months to get justice, finally I met some wonderful team of barristers. Mr. Gabriel Kuek, he is a Malaysian barrister. He is one of the leading barrister, and David Perkins. David is a very unique person. It's very hard to find a person like David. When I met Mr. Perkins, he saw my whole case and he said, "Don't worry, Anand, I'm going to fight for you. I'm going to argue this matter." मिस्टर पर्किंस ने केस इतना अच्छा किया, इतने अच्छे सब आर्ग्यूमेंट सबमिट करे, that in after 8 months one of the senior judge, Justice Morgan, she accepted that we fell into error. There should have been no affidavit, no contempt against father since the beginning. What my question is, was this all a joke? Send me a jail, treated me like a criminal. I was strip searched. I had a banner on my front with a number like I'm a professional criminal. So Mr. Perkins ने बोला, we have to get you compensation. When we applied for compensation, the judge Anderson in the county court, he simply said Nikakis is immune, and Nikakis was not immune because he does not fit in the category or the chapter of a judge category. He was only a judicial registrar. Now Anderson ने वो सारा केस उठा के बाहर फेंक दिया. Now recently Mr. Perkins has told me that there is a case in Queensland in 2024 that a father was found guilty, very similar case to me, and the judge jailed him, not a judicial registrar, he was jailed by a judge using the same words that bring your toothbrush, I'm sending you to jail. When his review came after a few months, a very senior judge in Queensland, he found this language very offensive and non-judicial language, and he said he compensated the father, he removed the whole case against the father. My question is, why my case cannot be turned up again? Why there is a difference in the legal system? Why I've been treated like discriminatory treatment? So there should have to be some justice. I want to take these cases up, and I'm requesting Mr. Perkins to come forward and take this matter up again. Thank you. Well, we can't comment on the nitty-gritty of the judicial system there in your case, but there are always rotten apples, and there are also good people, as you said. There are people who have come up to help you and get you justice.
We hope that your prestige is restored in your professional and social community, and you get compensation. If that happens, all the suffering that you have undergone, that could perhaps be to some extent undone. But tell me, Dagur Sahab, ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं. कंगारू जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू भी कहा जाता है. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इंडियन हाउस होल्ड में फेमस है, एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर known rivals in cricket. So there is good image of Australians. They are a bit rude or high-handed. This is what we hear, but we have found Australians who are very friendly also. But what would be your overall experience about Australians and the Australian society and India-Australian kind of relations and perception about India? Not those you quoted, but other people that you have worked with. No, it is one of the best country to live. Very clean, hygienic. General people are very honest, very supportive, and very helpful to others. This was, I would say, my bad luck that I met some bad incidents in the beginning. But normally जो Australians हैं वो बहुत supportive हैं real life में, और बहुत ही helpful हैं. आपको परेशान नहीं करते हैं. आपको कोई प्रॉब्लम है, they will help you. Plenty of food, fresh air, and good people. Cricket team is one of the best. I always support them because they work hard. The boys are very good. Wonderful cricket team. और all normal councils and those offices, they're very helpful to us. There is no problem in day-to-day dealing. Very supportive. Good, good. Now, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी नज़दीकियाँ बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग क्वाड करके जो एक संस्था बना है जिसमें 4 कंट्री हैं इंडिया पैसिफिक का सिक्योरिटी के लिए, उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया काफ़ी क्लोजली काम कर रहे हैं. और हाल में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बायलैटरल रिलेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. तो हम उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे और आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपको बिना बजाय आप सफ़र किए हैं सिस्टम के चलते. हम यही उम्मीद करेंगे. आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे डागर साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा इंडियन यंगस्टर्स के लिए जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बड़ा आतुर रहते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने कहा इनको आकर्षण होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कैसे इमिग्रेशन को डील करें, वहाँ जाने के बाद अपने को कैसे कॉन्डक्ट करें? देखिए, मैसेज ये है कि जब आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले तो डोंट ब्रिंग योर फेक डिग्रीज और फेक एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज द शेमफुल देयर. वंस यू गो देयर और आपको पता ही नहीं आपको किस फील्ड में काम करना है, आप सब 2 नंबर के पैसे दे दे के वीज़ा लेके जा रहे हो. स्टॉप दैट. वहाँ पे जाके मेहनत करो एंड बी ऑनेस्ट. डोंट लीव बैड नेम फॉर आवर कंट्री. जो सब ऊट पटांग के काम करते हैं ये लोग, सोचते नहीं हैं. उससे पहले सोचो. फ्यूचर बहुत अच्छा है, वहाँ पे आओ, मेहनत करो एंड वर्क हार्ड एंड यू कैन एंजॉय लाइफ. थैंक यू. ये थे डागर साहब. ही left India for Australia and he has good feelings and memories of India also, and very healthy experience of Australia as well. But he suffered injustice at the hands of some erratic people, and he is challenging the system managed by such people, and he is fighting to seek justice. And our platform, our forum wishes him very well, and if we can do anything through our platform to help you get justice, we will do so. Thank you so much. Thank you very much for having me here. Thank you.